नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत है। विषय की शुरुआत करें उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कोशिश के साथ एक सुंदर सी प्रार्थना माता सरस्वती को याद करने के लिए कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद वो लेसन का चार्ट जो परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं, ये लेसन आप लोगों को खास टैली इसलिए करने क्योंकि बोर्ड की परीक्षा इसी के अंतर्गत ली जाएगी। उसी के बेस पर आपको तैयारी करनी है और ज़्यादातर मेरे जो वीडियो बने हैं वो इन्हीं मुद्दों के बने हैं जो परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का 9वां लेसन चल रहा था। आप लोगों को मालूम है कि 9वें लेसन का नाम है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार के अंतर्गत लगभग हमारा संपूर्ण लेसन ख़त्म हो चुका था। उसी लेसन के संदर्भ की यदि मैं बात करूं, विदेश व्यापार नाम का लेसन चल रहा था। विदेश व्यापार के अंतर्गत आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ, उनके पीछे के कारण, उनके बीच का अंतर, लेन देन की तुला का अर्थ और अंत में हमने विनिमय दर की संकल्पना जैसे मुद्दों को हमने देखा था। विनिमय दर का मुद्दा आप लोगों का अंतिम मुद्दा था 118 नंबर पेज पर। इस लेसन के अंतर्गत का हमने देखा, उसका एक बार वापस झलक। आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ, उनके कारण, उनके कारणों के बाद विदेश व्यापार के अंतर्गत आंतरिक और विदेश व्यापार के बीच का अंतर, और अंतर के बाद हम लोगों ने देखा था लेन देन की तुला, और लेन देन की तुला के अंतर्गत हमने अलग अलग उसका अर्थ और खाते का उदाहरण भी हमने देख लिया था। और उसके बाद अंतिम जो टॉपिक हमने देखा था विनिमय दर की संकल्पना। विनिमय दर की संकल्पना के अंतर्गत हमने सारी बातें जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इस लेसन का स्वाध्याय पेज नंबर 118 पर पहला MCQ वाला सवाल है कि व्यापार क्या होता है। तो ऑप्शन आप लोगों को देखना है, उसके अंतर्गत जो जवाब बनता है उसके हिसाब से कि व्यापार द्वारा क्या होता है। साधनों की गतिशीलता घटती है, उत्पादन की गति मंद होती है, उद्योगों की संख्या घटती है या तो उत्पादन में विभिन्नता आती है। तो देख लीजिएगा किताब के अंतर्गत इसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल है विदेश व्यापार कौन सा साधन कम गतिशील है। तो साधनों की गतिशीलता के अंतर्गत जो सबसे कम गतिशील है वो शायद ज़मीन है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 2005 के बाद भारत में विदेश व्यापार में कौन सा उल्लेखनीय परिवर्तन आया, तो परिवर्तन का जवाब आपको लिखना है। चौथा, भारत के व्यापार के में परंपरागत साझेदार देशों में किन देशों का समावेश किया जा सकता है, उसके अंतर्गत देखिएगा। व्यापार तुला अर्थात क्या, उसके बारे में भी देखिएगा। और लेन देन की तुला में कितने खाते होते हैं, 2 खाते होते हैं, चालू खाता और जमा उधार खाता। थोड़ा देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है आप लोगों का कि विभिन्न एक वाक्यों के जवाब लिखिए। विदेश व्यापार अर्थात क्या, विदेश व्यापार के कद से आप क्या समझते हैं, विदेश व्यापार के स्वरूप का अर्थ क्या होता है, विदेश व्यापार की दिशा से आपका क्या तात्पर्य, मतलब विदेश व्यापार की दिशा किसे कहते हैं, विनिमय दर का अर्थ बताइए, वगैरह वगैरह 5 सवाल है। उसके बाद 2 अंकों के सवालों के अंतर्गत व्यापार तुला का अर्थ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कद की परिभाषा आप लोगों की किताब में है। लेन देन की तुला का क्या अर्थ है वो भी आप लोगों को बता दिया है। चौथा सवाल, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुद्दा के आधार पर विदेश व्यापार की प्रवर्तमान स्थिति, अगर
ये सवाल आप लोगों की परीक्षा के अंतर्गत नहीं है, तो इसका जवाब आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यापार तुला और लेन देन की तुला के बीच का अंतर, विनिमय दर पर टिप्पणी लिखो। जो लास्ट में मुद्दा पड़ा है वो विदेश व्यापार के कारण आप लोगों को समझा दिए, और लेन देन की तुला में चालू खाता और पूंजी खाते के बीच का अंतर वगैरह मुद्दे आप लोगों को समझा दिए थे। अब जो 5वां सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कि भारत में विदेश व्यापार के स्वरूप में हुए परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर 5 अंकों में लिखना है, और भारत के विदेश व्यापार के कद में हुए परिवर्तनों को विस्तृत रूप से समझाइए, और भारत में विदेश व्यापार में होने वाले परिवर्तन को विस्तार पूर्वक समझाइए। और 5वां, लेन देन की तुला का अर्थ बताकर उसके खाते में लेन देन की तुला पर असर करने वाले परिबल। पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं, ये सारे सवाल आप लोगों की किताब के अंतर्गत 109 और 110 नंबर पेज पर है, पर आप लोगों को उन स्वाध्याय के प्रश्नों को लिखने का प्रयत्न करना है जो स्वाध्याय के प्रश्न आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत समाहित है। और उसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रकार की डिफ़िकल्टी या तो कोई भी प्रकार का प्रश्न रहता है तो आप मेरे नंबर पर जानकारी प्राप्त करोगे। अब इस लेसन के अंतर्गत आने वाले कुछ एक पारिभाषिक शब्द जो तकलीफ वाले थे या तो मतलब कठिन थे, उसमें पहला है व्यापार। मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी धंधा की व्यावसायिक प्रवृत्ति के जिसमें वस्तु या सेवा अथवा टेक्नोलॉजी या टेक्निकल ज्ञान या जानकारी या नवीन ज्ञान इत्यादि का लाभ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ वस्तु या सेवाओं का विनिमय अर्थात व्यापार। दूसरा, व्यापार का स्वरूप, अर्थतंत्र में प्रवर्तमान परिस्थिति, नीति, व्यापार की रचना वगैरह की व्यवस्था अर्थात व्यापार का स्वरूप। उसके बाद आयात निर्यात का स्वरूप, आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं की रचना और उसके प्रकार को आयात निर्यात का स्वरूप कहते हैं। व्यापार का कद अर्थात किसी भी देश की किसी निश्चित समयावधि के दौरान आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं के कुल मूल्य तथा कुल जत्था अर्थात विदेश व्यापार का कद। व्यापार की दिशा किसे कहते हैं कि व्यापार की दिशा अर्थात किसी देश का विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यावसायिक संबंध कैसा है, उसे विदेश व्यापार की दिशा कहते हैं। व्यापार की तुला, एक वर्ष के दौरान होने वाली देश के विदेशों के साथ हिसाबी वितरण या भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात मूल्य की तुलना को व्यापार तुला कहते हैं। लेन देन की तुला, एक वर्ष के दौरान भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य को दर्शाने वाली हिसाबी खाते को लेन देन की तुला कहते हैं। विनिमय दर, एक देश की मुद्रा के बदले में अन्य देश की मुद्रा कितनी प्राप्त होगी उसको विनिमय दर कहते हैं। परंपरागत निर्यात का अर्थ आप लोगों को किताब के अंतर्गत दिया है। परंपरागत के अंतर्गत की बात करें, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात जिस निर्यात का प्रमाण अधिक हो रहा था, देश की परंपरागत आर्थिक प्रवृत्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को परंपरागत व्यवसाय का स्वरूप कहते हैं। उसके बाद विकास लक्ष्य आयात की बात देती की थी कि देश में विकास लक्ष्य प्रक्रिया बढ़ने के लिए अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों द्वारा जो पूंजी और टेक्नोलॉजी इत्यादि को आयात और निर्यात को विकास लक्ष्य, सारी परिभाषा आप लोगों को किताब में दी है। और जो बोर्ड के अंदर और अंत में निभाव लक्ष्य आयात विकासशील देशों में कुछ शुरू की गई विकास और औद्योगिकरण की प्रवृत्ति को टिकाए रखने और निभाव के लिए आवश्यक आयात जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, मतलब निभाव का मतलब होता है बड़े यंत्रों को चलाने के लिए जो छोटे छोटे यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है उसको निकास या निभाव लक्ष्य आयात के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के मुद्दों को आप लोगों को कवर करके तैयार करना है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी, इंक्वायरी हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंतर्गत यदि कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो भी आप फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये 9वां लेसन भी आप लोगों का पूरा हो गया। अब जब मिलेंगे तो 10वें लेसन के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।